हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में भी। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, बाकी के 3 प्रिंसिपल्स करेंगे और कंपेयर भी करेंगे लाइफ, मैरीन और फायर इंश्योरेंस को। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूएशन में सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकें। So let's connect to commerce and let's continue principles of insurance. 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे, कंट्रीब्यूशन तक का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 5th प्रिंसिपल, सबरोगेशन। सबरोगेशन को सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द राइट ऑफ द इंश्योर्ड आर पास्ड ऑन टू द इंश्योरर। मतलब इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जो इंश्योर्ड के राइट होते हैं, और इंश्योर्ड का क्या राइट होता है? राइट टू गेट द क्लेम। और क्लेम लेने के बाद इंश्योर्ड के राइट किसको पास ऑन हो जाते हैं? इंश्योरर को। ऐसा कब होता है? सेकेंड पॉइंट देखिए, आफ्टर द इंश्योरर कंपनसेट्स द लॉस। जब इंश्योरर लॉस को कंपनसेट कर देता है, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, जो डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट है, इज पास्ड ऑन टू द इंश्योरर। इसका मतलब कि कंपनसेशन देने के बाद उस प्रॉपर्टी का जिसका इंश्योरर कंपनसेशन दे चुका है, उसका राइट अब इंश्योरर के पास होगा, इंश्योर्ड के पास नहीं होगा। ऐसा भी क्यों रूल बनाया गया है? थर्ड पॉइंट देखिए, दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बाय सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको इंडेमनिटी प्रिंसिपल में भी बताया था कि इंश्योर्ड जो है उसको किसी भी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बस उसको लॉस नहीं होना चाहिए। ये फोकस है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई और उस डैमेज प्रॉपर्टी का क्लेम ले लिया इंश्योर्ड ने, अब वो इस लायक बची है कि उसे भी बेचकर कुछ पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो ऐसा इंश्योर्ड अब नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा इंश्योरर को। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एक्स गॉट हिज कार इंश्योर्ड फ्रॉम वाई। एक्स इंश्योर्ड है, वाई इंश्योरर है। ड्यू टू एक्सीडेंट सम पार्ट्स गॉट डैमेज्ड। एक्सीडेंट हुआ, कार के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए। एक्स गॉट द डैमेज पार्ट्स रिप्लेस्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने उसके जो डैमेज पार्ट्स थे वो हटाकर नए पार्ट्स लगवा दिए, उसका क्लेम दे दिया। नाउ वाई हैज ओनरशिप राइट टू द डैमेज्ड पार्ट्स। अब जो ओनरशिप राइट है अब वो किसके पास चला जाएगा? उन डैमेज पार्ट्स का जो कार के एक्सीडेंट में डैमेज हुए हैं, टू वाई जिसने इंश्योरेंस क्लेम पे कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि क्लेम तो ले ही लिया एक्स ने, और फिर उसके बाद हो भी सकता है कि वो बचे हुए डैमेज पार्ट्स बेचकर फिर उससे कोई पैसा कमा ले। तो ऐसा अलाउड नहीं है। इसीलिए सबरोगेशन प्रिंसिपल में बताया गया है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, राइट ऑफ द इंश्योर्ड आर पास्ड ऑन टू द इंश्योरर। कंडीशंस क्या है कि इंश्योरर ने क्लेम पे कर दिया है इंश्योर्ड को, और अब जो कुछ भी डैमेज प्रॉपर्टी है या बर्न गुड्स है या कोई और भी सब्जेक्ट मैटर है सिवाय लाइफ के। अगेन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो जो बचा हुआ पर्सन है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ मैरीन और फायर इंश्योरेंस में गुड्स के केसेस में ऐसा होता है कि जिस प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले चुका है इंश्योर्ड, उसका ओनरशिप राइट उसे पास ऑन करना पड़ेगा टू द इंश्योरर। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको केस स्टडी आती है कि इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी थी
और कुछ गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया इंश्योर्ड को, तो क्या बर्न गुड्स का राइट जो है वो इंश्योर्ड के पास है या इंश्योरर के पास है? तो इसी प्रिंसिपल की बेस पे आप आंसर करेंगे कि बर्न गुड्स का राइट अब किसके पास है? इंश्योरर के पास है। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है? सब्रोगेशन या सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो रहा है। और क्यों एप्लीकेबल हो रहा है? रीजन यही है दैट इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये की वर्ड और की लाइन जो है हमेशा ही आप हर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ध्यान रखेंगे दैट इंश्योर्ड इज never allowed to make profit out of the contract of insurance. ठीक है? So now let's move on to the next principle, that is causa proxima. Causa proxima का मतलब होता है बच्चों proximate cause. प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट कॉज। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कॉजेस जो है उस इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होते हैं कि हम पॉलिसी अगेंस्ट फायर ले रहे हैं, अगेंस्ट मैरीन सी पैरल्स ले रहे हैं, तो किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। तो जिन रीजंस की वजह से हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनको कहते हैं इंश्योर्ड पैरल्स, और जिन रीजंस का मेंशन नहीं होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्हें हम कहते हैं अनइंश्योर्ड पैरल्स। तो अब हमें ये देखना है कि जो अनइंश्योर्ड पैरल्स हैं तो अगर उनकी वजह से कोई लॉस हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देगी क्लेम देने के लिए, या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस भी हैं कि अनइंश्योर्ड पैरल्स भी बिल्कुल इंश्योर्ड पैरल से मिलता जुलता है या प्रॉक्सिमेट कॉज है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी। सो लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज विद एग्जांपल। आफ्टर दैट यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि कहां पर क्लेम मिलेगा और कहां पर क्लेम नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि व्हाट डज दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा सेज। द इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कंपनसेशन ओनली फॉर कॉजेज स्टेटेड इन द पॉलिसी। जो पॉलिसी में कॉजेज स्टेटेड हैं उसके लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेशन या क्लेम देगी ही, प्लस द प्रॉक्सिमेट और द नियरेस्ट कॉज। प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज के लिए भी उसे क्लेम देना होगा। अब प्रॉक्सिमेट कॉज होगा कौन सा, रिमोट कॉज होगा कौन सा, ये देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय 2 और मोर रीजंस। ये तो पॉसिबिलिटी है ही है कि लॉस जो है वो 2 से ज्यादा रीजंस की वजह से भी हो सकता है। देन द मोस्ट डोमिनेंट एंड द इफेक्टिव कॉज। फिर क्या देखा जाएगा कि मोस्ट डोमिनेंट मोस्ट इफेक्टिव रीजन जिसकी वजह से लॉस हुआ है वो क्या है, विच इज कंसिडर्ड एज द प्रॉक्सिमेट कॉज एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो वो जो मोस्ट डोमिनेंट कॉज होगा उसको हम प्रॉक्सिमेट कॉज कहेंगे और उसे भी इंश्योरेंस कंपनी को कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ द कॉज इज अ रिमोट कॉज देन द क्लेम एंड कंपनसेशन इज नॉट गिवन एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी पेड बाय द इंश्योरर। लेकिन अगर वो कॉज बिल्कुल उससे मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल ही रिमोट कॉज है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। इसीलिए मैंने यहां पर आपके लिए 2 केसेस लिखे हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा कॉज जो है वो रिमोट कॉज है और कौन सा कॉज जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज है। देखो केस 1 मैंने लिया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली गई अगेंस्ट द सी पैरल्स। सी पैरल्स में एंट्री ऑफ वाटर या वेदर कंडीशन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारे सी पैरल्स होते हैं जो पॉलिसी में लिखे होंगे। अब क्या हुआ कि 2 शिप्स आपस में कोलाइड हो गई, वाटर एंटर्ड द शिप एंड गुड्स गॉट डैमेज्ड। अब शिप्स कोलाइड हो गई जिसकी वजह से पानी भर गया शिप में और उस पानी की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहां पर एक्चुअली पानी भरा शिप में बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन जो है वो मेन रीजन रहा, लेकिन अल्टीमेट कॉज ऑफ लॉस जो है वो रहा एंट्री ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कोलिजन को भी प्रॉक्सिमेट कॉज माना जाएगा क्योंकि उसी की वजह से पानी भर गया और गुड्स एक्चुअली पानी की वजह से ही डिस्ट्रॉय हुए। तो यहाँ पर इसको प्रॉक्सिमेट कॉज मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, शिप्स कोलाइडेड रिजल्टिंग इन द डिले। शिप्स कोलाइड हुई, पानी नहीं भरा शिप में, लेकिन उसको वहां से बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम आई और बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए, और जिस डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचने थे वहां वो लेट पहुंचे और लेट की वजह से वो गुड्स जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए।
तो अब यहाँ पर क्या था, जो सी पैरल्स की वजह से ये डैमेज नहीं हुआ था, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर ये डैमेज नहीं हुआ था, तो डिले जो है वो रिमोट कॉज माना जाएगा इस केस में, क्योंकि अल्टीमेट जो लॉस हुआ वो गुड्स का वो वाटर एंट्री की वजह से नहीं हुआ, डिले की वजह से हुआ, तो यहाँ पे उस डिले को रिमोट कॉज माना जाएगा। तो आई होप विद दीज टू एग्जांपल्स इट इज वेरी क्लियर टू यू कि कौन से कॉजेज जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज माने जाएंगे जहां पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, और कौन से कॉजेज जो है वो रिमोट कॉज माने जाएंगे जहां इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। चलिए बच्चों, एक प्रिंसिपल बचा है, जल्दी से उसे कर लेते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल में क्या क्या बताया गया है, पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट हमने पॉलिसी ले रखी है, तो उसका लॉस मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इंश्योर्ड को, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो कोशिश करता अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली होती, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे क्लेम मिलने में परेशानी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ सच स्टेप्स आर नॉट टेकन बाय द इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट कंपनसेट द क्लेम और इट मे रिड्यूस द क्लेम। अगर इंश्योरेंस कंपनी को भी पता चल जाता है कि जो रीजनेबल या सफिशिएंट स्टेप्स थे जो इंश्योर्ड को लेने चाहिए थे लॉस मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन उसने ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को पूरी तरह से भी रिजेक्ट कर सकती है या कुछ क्लेम को कम कर सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, द इंश्योर्ड शुड नॉट बी केयरलेस जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंश्योरेंस कवर। बच्चों वैसे तो देखो ये बहुत ही लॉजिकल होता है कि नॉर्मली ऐसा कोई नहीं करता है कि इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो वो अपनी सेफ्टी या प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखेगा। मान लीजिए हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम गाड़ी चलाते रहेंगे, खूब तेज स्पीड से चलाते रहेंगे और सोचेंगे कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें कवर अप तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है कि जो इंश्योर्ड होता है ना वो किसी किसी सर्कमस्टांसेस में केयरलेस हो जाता है। जैसे फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अगेंस्ट फायर, तो उसको सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स और सेफ्टी का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो सोचे कि पॉलिसी तो ले रखी है और जब एक्चुअली फायर ब्रेकआउट हो तो वो फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्किंग कंडीशंस में नहीं थे, उसकी वजह से आग जो है वो नहीं बुझ पाई या फायर ब्रिगेड को कॉल करने में देरी हो गई, तो इन सारी सर्कमस्टांसेस को केयरलेसनेस माना जाएगा और क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यही एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन, फायर ब्रेकआउट इन द फैक्ट्री, फायर एक्सटिंग्विशर्स नॉट यूज्ड, या तो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज नहीं करे या वो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं थे, फायर ब्रिगेड नॉट कॉल्ड या किसी वजह से फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई गई, या फायर ब्रेकआउट होने के बहुत देर बाद फायर ब्रिगेड बुलाई गई जिसकी वजह से नुकसान बहुत बढ़ गया, आग बहुत तेजी से फैल गई। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी बुलाई जाती या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे फैक्ट्री में वो इस्तेमाल कर लिए जाते तो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ उससे कम होता। अभी मान लीजिए डिस्ट्रक्शन 10 लाख रुपए का हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आके सारा सर्वे करा और सारी इंक्वायरी वगैरह करी और उसको ऐसा लगा कि 10 लाख के बजाय लॉस जो है 7 या 8 लाख का ही होता, 2 लाख का नहीं होता या उससे भी कम होता। तो इस तरह के केसेस में इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है कि हम आपका पूरा क्लेम जो है वो पास नहीं करेंगे, पूरा कंपनसेशन नहीं देंगे क्योंकि आपके बिहाफ पे केयरलेसनेस हुई थी, यू डिड नॉट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। अकॉर्डिंग टू द मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल, इवन इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन बाय द इंश्योर्ड, तो उसको तब भी वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारे रीजनेबल पॉसिबल एफर्ट्स करने चाहिए जो कि सब्जेक्ट मैटर के लॉस को मिनिमाइज करने में काम आए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स पे, आई होप के केस स्टडीज ही आएंगी और आपको एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं उन एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि एक्चुअली आपको जो एग्जांपल्स हैं वही केसेस के फॉर्म में दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में
क्लेम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा तो कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, और उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, विद दिस ऑल द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आई हैव एक्सप्लेन यू विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ कीवर्ड्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने 4 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे थे, तो आज वाले प्रिंसिपल्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मिस कर दिया तो उसको भी देख लीजिए, बल्कि वो वीडियो लेक्चर क्या, अगर आपने बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड या जो पहले मैं 1 2 3 चैप्टर्स पूरे कर चुकी हूँ सारे वीडियो लेक्चर्स, अगर वो आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे, सेकंड टर्मिनल्स होंगे या यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें भी ये चैप्टर्स आएंगे शायद। तो आप साथ साथ जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स कवर अप करते जा रहे हैं, पीछे के आप साथ साथ रिवाइज करते जाइए, पाइल अप मत करिएगा, क्योंकि एक साथ वरना एनुअल एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि सिर्फ आधा घंटा रोज लगाकर बच्चे जो है आसानी से सारे टॉपिक्स को बहुत आसान तरीके से समझ सके। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको फॉरवर्ड भी करें। तो बच्चों, इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स तो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। अब एक और टॉपिक अंडर इंश्योरेंस बचा है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, उन तीनों में कंपैरिजन। तो उस कंपैरिजन को हम नेक्स्ट टाइम कवर अप कर लेंगे अलोंग विद द कोस्टल सर्विसेज।